नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम हिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रिजर्वेशन के टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक अभी हमारा बच गया है, वो है इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन क्विजीन, है ना, भारतीय व्यंजन पर विदेशी प्रभाव। भारत हजारों साल से यहाँ पर है, आगे भी रहेगा, लेकिन इस हजारों साल से जमे हुए भारत पर हजारों प्रकार के लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग कालखंड में हमला किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर शासन किया, रहने लग गए। जब वो अलग अलग दुनिया के देशों से यहाँ पर आए तो अपने साथ वो अपनी कला संस्कृति को भी लेकर के आए, जिसके साथ उस कला संस्कृति के साथ उनका खान पान भी यहाँ पर आया। उनके खाने पीने का जो तरीका है ना, क्विजीन स्टाइल जो है वो भी यहाँ पर आया, और उन सब चीजों ने भारतीय व्यंजन को, भारतीय खान पान के तरीके को भी बहुत ज्यादा तरीके से प्रभावित किया। ठीक है, अब इसमें चाहे हम ग्रीक्स की बात कर लें, भाई सबसे पहले ग्रीक्स हमारी धरती में आए, है ना, सिकंदर के जमाने से, तो सबसे पहले ग्रीक्स आए और सबसे आखिरी में अंग्रेज आए, है ना। तो ग्रीक्स के जमाने से लेकर के और सबसे आखिरी में जो गए अंग्रेज, यहां तक बीच में सल्तनत पीरियड भी आ जाएगा, मुगल भी आ जाएंगे, ढेर सारी प्रकार के लोग आए। इन सब ने अपने साथ आए हुए चीजों का यहाँ पे प्रभाव छोड़ा। ठीक है, उसी को हम पढ़ने वाले, कैटेगराइज करके। इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिशर्स ऑन इंडियन क्विजीन। भारतीय व्यंजनों पर अंग्रेजों का क्या प्रभाव आया, ब्रिटिशर्स का क्या प्रभाव आया, इसकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब देखो वापस से कि सन 1600 में, कितने में, सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी, तो उसका मूल उद्देश्य क्या था कि भाई वास्को डी गामा ने जो वो कर लिया है, खोज कर ली है कि भाई भारतीय भूमि पर मसाले पाए जाते हैं, उस मसाले को यहां से ले जाकर के वहां बेचना, ये प्राइमरी उनका क्या था, उद्देश्य था। आगे चल करके उनके उद्देश्य बदलते गए। ठीक है, अब उस मसाले की खोज में, अगेन मसाला किसका हिस्सा है, किचन का ही तो हिस्सा है, इंडियन क्विजीन का ही तो हिस्सा है, उसकी खोज में यहाँ पर आए और यहाँ पर हमको बहुत कुछ दे गए और हमसे बहुत कुछ ले गए। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे पहला जो उनके यहां से आया हमारे पास, वो था कुलिनरी टेक्निक्स, है ना। सबसे पहले भोजन बनाने की तकनीकों में क्या परिवर्तन आया, पहले हम उसको समझते हैं। तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इंडियन कुकिंग बिकेम मोर डाइवर्स एंड फ्लेक्सिबल। भाई पहले जो इंडियन कुकिंग का तरीका था, अंग्रेजों के आने के पहले जो इंडियन कुकिंग का तरीका था, क्योंकि जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक यहाँ पर आयरन का और अदर एल्यूमिनियम और स्टील का मास प्रोडक्शन नहीं होता था। क्योंकि आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम का मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो सीधी सी बात है, तुम्हारे जो बर्तन रहेंगे वो किसके बनेंगे, मिट्टी के बनेंगे। अब यदि तुम्हारे पकाने और खाने के बर्तन मिट्टी के बनेंगे तो सीधी सी बात है, पकाने की पद्धति अलग रहेगी। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज आए, अपने साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेकर के आए, यहाँ पर लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम का उत्पादन चालू हुआ, वैसे वैसे हमारी क्या हो गई, कुलिनरी टेक्निक चेंज होने लग गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास बर्तन क्या हो गए, बदल गए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द ग्रिलिंग ऑन अ कास्ट आयरन पैन्स एंड रोस्टिंग। अभी तो बात करी ना कि उन्होंने एक आयरन का जो पैन होता है, आपके किचन में भी होगा, तवा बोल लो, आयरन का पैन एग्जैक्टली मतलब क्या, तवा, है ना। तो उन्होंने तवा इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे रोस्टिंग की टेक्निक इंट्रोड्यूस करी। हमारे यहाँ पे रोस्टिंग जैसा सिस्टम नहीं चलता था, है ना, तो रोस्टिंग तकनीक यहाँ पे लेकर के आ गए। तो ये कुछ नई चीजें कुलिनरी टेक्निक में लेकर के अंग्रेज लोग यहाँ पर आए। ठीक है, तो एक चीज ये ध्यान रखना है। दूसरा जो परिवर्तन आता है वो आता है बेवरेजेस में। बोले क्या, तो वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल ब्रिटिश कंट्रीब्यूशंस वाज द इन्फ्यूजन ऑफ विस्की एंड टी इनटू इंडियन गैस्ट्रोनॉमी। तो जो भारतीय वो था, खाद्य परंपरा थी या खान पान था, उसमें उन्होंने क्या कर दिया, एक चीज लेकर के आ गए, मदिरा लेकर के आ गए, बोलते विस्की लेकर के आ गए एग्जैक्टली, है ना। और इसके अलावा क्या लेकर के आए, टी लेकर के आ गए। अगेन टी, भारत टी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, लेकिन ये चीज पहले हमारे उसमें नहीं थी, हैबिचुअल नहीं थे हम इस चीज के लिए, लेकिन धीरे धीरे इस चीज को हैबिचुअल बनवा दिया गया। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है आपको कि विस्की और चाय यहां से आ गए। इसके अलावा these beverages, है ना, whiskey and tea and others not only influenced the consumption habits but also shaped cultural preferences and social customs। कि भाई आज उदाहरण के लिए सिंपल सा, तुम किसी के घर जाते हो, तो किसी के घर जाते हो तो तुमसे 2 मिनट बैठे और यदि तुम चलने लगे, सबसे पहली बात बोली जाती है, अरे बैठिए तो 2 मिनट चाय पी के जाइएगा। तुम किसी के घर गए और उसके बाद सबसे पहली चीज बोली जाती है कि अरे भाई साहब 1 कप चाय पी लीजिए फिर जाइएगा। वापस है कि एक
पेय पदार्थ तुम्हारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, कलिनरी सिस्टम में, जो पेय पदार्थ तुम्हारा एक क्या बन गया, सोशल कस्टम बन गया। मतलब चाय के लिए पूछना आज की तारीख में एक सामाजिक व्यवस्था है। तुमने किसी से चाय के लिए नहीं पूछा, इसका मतलब तुमको असामाजिक मान लिया जाता है, तुमको माना जाता है कि तुम समाज के अनुसार नहीं चल रहे हो। ठीक है, तो इतना तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा एक आ जाता है इसमें हमारा एंग्लो इंडियन क्यूजिन। बोले क्या, तो द ब्रिटिशर्स एरा सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एंग्लो इंडियन क्यूजिन, पर्टिकुलरली राज क्यूजिन व्हिच वाज ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश कलिनरी ट्रेडिशन। तो भारतीय जो खान पान की जो परंपरा थी पकाने की, पाक कला, और ब्रिटिश जो पाक कला थी, दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और उससे एक नई पाक कला का जन्म हुआ जिसको नाम दिया गया राज क्यूजिन, है ना। क्या बोल दिया गया, राज क्यूजिन बोल दिया गया, क्योंकि वो किसके लिए बन रही थी, राजा के लिए बनती थी। ठीक है, पॉपुलर डिशेस लाइक केडरी, है ना, केडरी और विभिन्न शोरवे का क्या इस काल में क्या हुए लोग, तो कई प्रकार के शोरवे मार्केट में आने लग गए, कई प्रकार की कैटेगरीज आने लग गई, है ना। तो ये सब नई नई चीजें क्या होने लग गई, यहाँ पर विकसित होने लग गई, जो कि किससे कोरिलेटेड थी, ब्रिटिश कलिनरी सिस्टम से कोरिलेटेड थी, लेकिन वो यहाँ पे आकर के विकसित हो गई। ठीक है, इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ द सूप, बोले ये क्या आ गया, तो भाई सूप्स वगैरह यहाँ पे क्या कर दिए गए, मार्केट में ला दिए गए, इंट्रोड्यूस कर दिए गए, है ना। तो ब्रिटिश culinary traditions also mark the advent of the soups in Indian cuisine, है ना। तो ये भी चीज यहाँ पे निकल के आ गई। अब आता है सूप का परिचय क्या रहा, तो भारतीय व्यंजनों में सूप वगैरह लेकर के आए और ये सब चीजें यहाँ पे चलने लगी। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो एक चीज इंपॉर्टेंट आई वो आपको अच्छे से ध्यान रखना, वो क्या है, रेस्टोरेंट कल्चर, बुफे सिस्टम, दोनों चीजें है ना, रेस्टोरेंट कल्चर भी और बुफे सिस्टम भी। कि भाई हमारे देश में रेस्टोरेंट कल्चर, रेस्टोरेंट संस्कृति नहीं चलती थी, बुफे सिस्टम नहीं चलता था, वो हमारे पास कौन लेकर के आया, अंग्रेज लेकर के आ गए। लाइन में लग करके खड़े होकर के खाना खाना हमारे देश का कल्चर नहीं था। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रभाव के कारण राजस्थान संस्कृति का विकास हुआ। औपनिवेशिक और उत्तर निवेशिक प्रवासों के माध्यम से भारतीय भोजन ब्रिटेन और अन्य देशों तक पहुंचने लग गया। ठीक है, इससे भारतीय व्यंजनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान और लोकप्रियता प्राप्त होने लग गई। ठीक है, तो ये कुछ क्या था, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था ऑन इंडियन कुलिनरी प्रैक्टिसेस। ठीक है, इंडियन क्यूजिन्स आदि आदि। ठीक है, इसके बाद अब आता है आपका वो है यूरोपियन। बोले साहब ब्रिटिश तो पढ़ लिया, फिर यूरोपियन को पढ़ना है, तो भाई वहां से और भी लोग आए थे ना हमारे यहाँ पर, तो सिर्फ ब्रिटिशर्स थोड़े ना आए, पोर्चुगीज भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, तो उनके बारे में देखना पड़ेगा ना अपने को। ठीक है, तो द अराइवल ऑफ द वास्को डी गामा इन 1498 मार्क द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन क्यूजिन। भाई वास्को डी गामा आए किस चीज के लिए, मसालों के लिए। यहाँ पे वो मार काट किया वास्को डी गामा। ठीक है, यहाँ पे उसने कैलिकट के व्यापारियों से लूट मार करी, यहाँ से मसाले लेकर किया। अल्टीमेटली चाहिए क्या था उसको, भाई मसाले ही तो चाहिए थे, इसी मसाले के तो आया था। ठीक है, अब उसके यहां से मसाले लेकर के जाने के कारण यहाँ के जो समृद्ध संस्कृति खान पान की थी उसके बारे में यूरोपियंस को पता चल गया, तो वो उसको जानने के लिए, खाने के लिए यहाँ आएंगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ द वेरियस स्पाइसेस पर्टिकुलरली चिली सिग्निफिकेंटली इन ट्रांसफॉर्म द इंडियन कुलिनरी ट्रेडिशंस, है ना। तो मसालों आदि के आगमन के कारण भारतीय जो खान पान की परंपरा थी उसमें काफी कुछ परिवर्तन आया। टुडे इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू फाइंड एन इंडियन डिश। आप ऐसा कोई भी खाना ढूंढ करके बता दीजिए जिसमें किसी प्रकार का कोई इसेंशियल इंग्रेडिएंट ना डाला हो, मसाला ना डाला हो। कोई ना कोई मसाला हर प्रकार के इंग्रेडिएंट में डला ही डला होता है, उसके बिना हमारे यहाँ पे भोजन का स्वाद ही नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज मेजर आ गई। उसके बाद आता है पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस। पोर्चुगीज क्या लेकर के आया, तो पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस इज मोस्ट एविडेंट इन गोवान क्यूजिन्स, है ना। अब यदि आप गोवा, भाई पोर्चुगीज का जो वो था केंद्र था वो क्या था, गोवा था, तो उनका प्रभाव भी कहां पे देखने को मिलेगा, सर्वाधिक गोवा के क्यूजिन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वेयर मेनी डिश नेम्स एंड फ्लेवर्स रिफ्लेक्ट दिस कल्चर एक्सचेंज। ठीक है, आज भी आप गोवा में जाएंगे तो बहुत सारे प्रकार के व्यंजन, बहुत सारे प्रकार के जो खाद्यान्न पदार्थ हैं वो उस चीज को दर्शा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर क्या पोर्चुगीज का प्रभाव आज भी विद्यमान है। ठीक है, पोर्चुगीज इंट्रोड्यूस वेरियस कुकिंग स्टाइल्स। जिस प्रकार से अंग्रेज यहाँ पे कुछ कुकिंग स्टाइल लेकर के आ गए जिसमें आयरन पैन के माध्यम से रोस्टिंग करना, उसी प्रकार से पोर्चुगीज भी यहाँ पर बहुत कुछ लेकर के आए। इसके अलावा जो एक मेजर चीज है वो जो यहाँ पे उन्होंने पॉपुलराइज करी, वो सबसे मेजर चीज है सी फूड, समुद्री खाना। मतलब तुम प्रॉन्स खा रहे हो, प्रॉन्स समझते हो, झींगा है, झींगा मछली खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, झींगा खा रहे हो,
पोर्क खा रहे हो, सुअर खा रहे हो, है ना, बीफ खा रहे हो। बीफ हमारे सिस्टम में नहीं था, पोर्क हमारे सिस्टम में जरूर था, लेकिन बीफ हमारे सिस्टम में कभी नहीं था। बीफ का मतलब होता है गाय और भैंस का मांस, वो यहाँ पे खाने का प्रचलन आ गया, ठीक है। और गाय और भैंस का मांस आज भी आप देखेंगे तो सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है, खाने वाले लोग कहाँ मिलते हैं आपको, केरल, गोवा और नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं ना। तो किस प्रकार से कल्चर में चेंजेस आ रहे हैं, इन लोगों की वजह से आए, है ना। इसके अलावा एक यहाँ पे चीज आ जाती है, वो है विंडालो। मतलब क्या है, पोर्चुगीज लिगेसी, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डिशेस ऑफ गोवन क्यूजिन। विंडालो हैज इट्स ओरिजिन पोर्चुगीज culinary ट्रेडिशंस। तो पुर्तगाल में जो एक कलिनरी ट्रेडिशन चलता था, इसको क्या बोलते थे, विंडालो, वो यहाँ गोवा में आज भी चल रहा है ना। पोर्चुगीज mariners brought meat preserved in the wine and garlic which was later adopted into spice and tangy vidalo enjoyed today, ठीक है। तो ये विडालो का कल्चर यहाँ पे क्या आ गया, प्रचलन में आ गया। जैसे उदाहरण के लिए आपसे कहें, यहाँ पर देखेंगे आप, ये है विंडालो, है ना। मतलब विंडालो एग्जैक्टली मोटा तौर पे, है ना, ये क्या है, तो ये क्या है, कुछ नहीं आपका, जैसे उदाहरण के लिए चिकन करी बनाते हो आप, चिकन करी जैसी ही एक चीज है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। पोर्चुगीज आपको इसमें क्या मिलेगा, टच देखने को मिलेगा। तो ये एग्जैक्टली उसमें क्या आता है, डिफरेंस आता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इसी में बेम्बिका और ब्रेड संस्कृति। अब वापस से कि भाई ब्रेड संस्कृति जैसी चीज हमारे देश में कभी प्रचलन में थी नहीं, है ना। ब्रेड हमारे देश में कभी प्रचलन में नहीं थे, लेकिन यहाँ पे पोर्चुगीज की वजह से ये भी आ गया। द पोर्चुगीज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द वैरायटी ऑफ डेजर्ट्स। हमारे यहाँ पे मिठाई का प्रचलन था, लेकिन उनके तरीके की मिठाई हमारे यहाँ पे आ गई। जैसे हमारे यहाँ पे एक प्रचलन है पेस्ट्री का, मतलब अभी है, तो ये पेस्ट्री हमारे यहाँ की नहीं भाई, पेस्ट्री यूरोप में बनती थी, उसको हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया इन लोगों के द्वारा, और आज की तारीख में पेस्ट्री एज डेजर्ट यूज किया जाता है, ठीक है। द मोस्ट बीइंग, इस डेजर्ट में सबसे फेमस क्या आता है, बेबिनका, रिच लेयर्ड एग बेस्ड कन्फेक्शन, है ना। तो बेबिनका का यहाँ पे क्या है, प्रचलन देखने को मिला। इन चीजों को आप सर्च करके देख लीजिएगा ताकि ध्यान में रहेंगे, है ना। बेबिनका फूड, ये इस प्रकार की चीज है जो कि अंडे की कई सारी लेयर को चढ़ा करके क्या है, बनाया जाता है, इसको स्वादिष्ट बनाया जाता है। तो ये गोवन बेबिनका है, गोवा में देखने को मिलता है, ठीक है। मिठाई की प्रकार की चीज हो गई, ठीक, लेकिन उसमें अंडा होता है। इसके बाद एडिशनली दे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग ब्रेड अ स्टेपल गोवन कैथोलिक हाउसहोल्ड्स, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हमारे देश में ब्रेड का कल्चर ही नहीं था, लेकिन इनके प्रभाव के कारण क्या हुआ कि गोवा में जो कैथोलिक फैमिलीज थी, है ना, गोवा में जो कैथोलिक फैमिलीज थी, अब वापस से गोवा में कैथोलिक फैमिली कहां से आ गई, तो भाई पोर्चुगीज ने तो क्या किया, कन्वर्जन किया, वहां पर धर्मांतरण करवाया। पोर्चुगीज के धर्मांतरण के कारण जो लोग वहां पे ईसाई बन गए, उस कल्चर को फॉलो करने लग गए, तो उन्होंने एक और परिवर्तन क्या लेकर आया अपने भोजन में। बोले साहब भोजन में क्या परिवर्तन आया, तो बेबिनका अपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज स्टेपल फूड, ब्रेड एज ए स्टेपल फूड शामिल हो गया। ब्रेड उनका मुख्य आहार बन गया, जैसे यूरोप में है, पुर्तगाल में है, वैसे यहाँ पे भी चालू हो गया, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है। इसके बाद आता है आपका इसी में कैश्यू एंड फेनी। फेनी और कैश्यू एग्जैक्टली क्या है, तो फेनी कुछ नहीं होता है, एक तरीके की शराब होती है, लेकिन वो बनी किस चीज की होती है, काजू की, है ना। फेनी कुछ नहीं, एक शराब है, लेकिन बनी किस चीज की है, काजू की बनी हुई है ना, इसको फेनी ड्रिंक, मतलब अभी स्वाद तो नहीं ले पाओगे, ये फेनी के नाम से आता है, गोवा फेनी के नाम से आता है। मार्केट में जाइएगा, पीने के लिए बड़ी आसानी से शायद मिल जाए, मतलब यहाँ मध्य प्रदेश का तो मुझे पता नहीं है, मतलब मेरा अनुभव नहीं है इस बारे में, मतलब सोचना मत ऐसा, है ना। खैर, तो ये फेनी चीज का प्रचलन यहाँ पे आ गया। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ पे प्रचलन था किस चीज का, ताड़ी का। हमारे यहाँ पे किस चीज का प्रचलन था, ताड़ी का प्रचलन था लंबे कालखंड से, लेकिन फेनी हमारे यहाँ का सिस्टम नहीं था, पोर्चुगीज वाले लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसी में आ जाता है पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल। क्या इन्फ्लुएंस आया पोर्चुगीज का बंगाल में, तो इन 16th century Portuguese traders and settlers also influenced Bengal's cuisines. They introduced the चीज मेकिंग टेक्निक। ये इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे आज की तारीख में तुम मार्केट में चले जाओ किसी भी चीज को खाने के लिए, हर चीज में क्या डाल देते हैं वो लोग, चीज डालते हैं। क्या डालते हैं, चीज डाल देते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है चीज के साथ भाई, पता नहीं, बड़ी अजीब सी वो लगती है खाने में, तो मुझे पर्सनली बड़ी खराब लगती है ना, और उसमें फैट भी बहुत ज्यादा होता है। अब वो जो चीज मेकिंग टेक्निक है वो हमारे यहाँ की नहीं है, हम लोग उसका प्रयोग नहीं करते थे। ये पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया कहाँ पे, बंगाल में, और आज की तारीख में उसका पूरे देश में क्या प्रचलन देखने को मिलता है। दिस लेड टू अ डेवलपमेंट ऑफ बैंडल चीज, है ना, अ यूनिक वैरायटी दैट कंटिन्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द बंगाल्स कल्चरल हेरिटेज। तो चीज को इंट्रोड्यूस किया गया उनके द्वारा कहाँ पर, बंगाल में, ठीक है, और पूरे देश में आज की तारीख में उसका प्रचलन देखने को मिलता है।
इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बहुत सारी। जब हमने पीछे क्या पढ़ा, कोलंबियन एक्सचेंज पढ़ाया था तुमको, कोलंबियन एक्सचेंज। तो जब कोलंबियन एक्सचेंज पढ़ाया था तब बताया था कि ओल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल्स और न्यू वर्ल्ड वेजिटेबल्स का मर्जर हो गया। तो ओल्ड वर्ल्ड जो वेजिटेबल्स थी वो न्यू में चली गई, न्यू वाली ओल्ड में चली गई। वैसे ही हमारे यहाँ पे कुछ सब्जियां आ गई, जैसे काजू, टमाटर, कद्दू, अनानास, अमरूद, फैशन फ्रूट, ये सब हमारे यहाँ पे आ गया। पहले ये सब हमारे यहाँ पर नहीं होता था, है ना। और ये सभी सामग्री धीरे धीरे भारतीय व्यंजनों को क्या बन गई, अभिन्न हिस्सा बन गई। आज की तारीख में टमाटर के बिना तुम सब्जी नहीं खाते हो, टमाटर के बिना तुम कोई भी सब्जी नहीं खा रहे हो, इस तरीके से हिस्सा बन गया, है ना। जब सीजन आएगा तब तुम कद्दू, अमरूद ये सब भी खा रहे होते हो, अनानास, है ना। तो ये चीज यहाँ पे आ गई। इसके अलावा आता है पोर्चुगीज के बाद फ्रेंच इन्फ्लुएंस ऑन मालाबार। तो मालाबार का जो रीजन है वहां पर फ्रांसीसियों का प्रभाव देखने को मिलेगा। बोले क्या प्रभाव आया, तो मालाबार कोस्ट ऑल्सो विटनेस्ड यूरोपियन कलनरी इन्फ्लुएंसेस अकॉर्डिंग टू सेलिब्रिटी शेफ, है ना। अबीदा राशिद के अनुसार, अबीदा राशिद का कहना है कि कोस्टल फूड इन मालाबार इवॉल्व्ड विद द यूज ऑफ कोकोनट मिल्क इन करीज एंड ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस बाय पोर्चुगीज एंड फ्रेंच कुकिंग स्टाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे उनका कहना है कि नारियल का जो वो होता है, दूध होता है, उसका उपयोग किया गया किसमें, कलिनरी प्रैक्टिसेस में। और इसको ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा स्वादिष्ट बनाने में किसका योगदान रहा, पोर्चुगीज और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का ज्यादा यहाँ पे योगदान देखने को मिलता है। इसके अलावा माहे जो कभी एक फ्रांसीसी क्षेत्र होता था, वहां की उपस्थिति ने क्या कर दिया, मालाबारी व्यंजनों को और अधिक स्वादिष्ट बनाया। तो ये भी चीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरा का पूरा क्या था, पोर्चुगीज और फ्रेंच इन्फ्लुएंस था। अब आता है ग्रीक इन्फ्लुएंस, है ना। तो ग्रीक्स का क्या इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, उसको भी समझो। तो ग्रीस इज रिनाउंड फॉर इट्स डाइवर्स यूज ऑफ द फ्रेश हर्ब्स सच एज ऑरिगानो, मिंट, है ना। आज की तारीख में तुम्हारे यहाँ पे ऑरिगानो मिलने लग गया, मिंट मिलता है, कोरिएंडर हो गया, अलॉन्ग विद एसेंशियल ऑयल्स लाइक ऑलिव ऑयल। ग्रीक्स का मतलब मकदूनिया, है ना, या आज की तारीख का मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, साउथ मैसेडोनिया। ठीक है, तो उसका एग्जैक्टली यहाँ पे क्या इंपैक्ट आया, तो ऑरिगानो हो गया, मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गया, इन सब का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है आज की तारीख में। और ऑलिव ऑयल का भी आज की तारीख में, जैतून के तेल का भी प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय खान पान पर ग्रीक व्यंजनों का प्रभाव 750 ईसा पूर्व से देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि भाई आज से मोटा मोटा तौर पे कहें तो 2500 साल पहले या 2400 साल पहले जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया, तो अलेक्जेंडर अपने साथ सिर्फ सेना लेकर के नहीं आया, अपने साथ अपना पूरा का पूरा कल्चर भी लेकर के आया। और उस कल्चर में खान पान भी शामिल है, उस कल्चर में खान पान भी शामिल है। और उस खान पान का मिश्रण भारतीय व्यंजनों से हुआ और अल्टीमेटली नई चीजें निकल करके आई। ठीक है, तो भारतीय खान पान में ग्रीक व्यंजनों का प्रभाव कोई नया नहीं है, वो बहुत पुराना है। दैट मीन्स कि लगभग 350 BC पुराना। ठीक है, इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीक हर्ब्स एंड स्पाइसेस, जैसे हमने पीछे बात किया कि कोरिएंडर हो गया, है ना, ऑरिगानो हो गया। तो भाई इन चीजों का हमारे यहाँ पे प्रचलन नहीं था, लेकिन ग्रीक्स की वजह से इनका प्रचलन हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। तो विद अलेक्जेंडर्स अराइवल ट्रेड बिटवीन इंडिया, रोम एंड मेडिटेरियन नेशंस फ्लरिश्ड। वो obvious सी बात है कि भाई जब तक सिकंदर नहीं आया था तब तक भारत का दुनिया के अन्य देशों से संपर्क ही नहीं था। जब तक सिकंदर नहीं आया था तब तक भारत का दुनिया के अन्य देशों से बहुत ज्यादा संपर्क नहीं था, क्योंकि ट्रेड रूट्स हमको नहीं पता थे, व्यापारिक मार्ग हमको नहीं पता थे। लेकिन जब सिकंदर आया तो हमको पता चल गया कि व्यापारिक मार्ग कहाँ कौन कौन से हैं, मध्य एशिया के लिए कौन सा जाता है। और जैसे ही हमको व्यापारिक मार्ग पता चल गया, वैसे ही हमने क्या करना चालू कर दिया, व्यापार करना चालू कर दिया। मतलब हमारे मसाले उनको बेचे, उनके मसाले और उनके स्पाइसेस हमने ले लिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। दिस एक्सचेंज फैसिलिटेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीक हर्ब्स एंड स्पाइसेस इंक्लूडिंग सैफरन इनटू इंडियन क्विजीन। तो भाई अब जो सैफरन हमारे यहाँ पे पहले कभी नहीं होता था, उसको कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, भारत में इंट्रोड्यूस किया। आज की तारीख में सैफरन की खेती सिर्फ कहां होती है, जम्मू कश्मीर में हो रही है। वापस से समझो कि भाई जम्मू कश्मीर का ही तो मतलब सिकंदर आएगा तो सबसे पहले कहां एंटर करेगा, भारत के किस हिस्से में, जम्मू कश्मीर में। और सैफरन की खेती भी कहां हो रही है, जम्मू कश्मीर में। फेवरेबल कंडीशन भी कहां है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लेकिन वो चीज हमारे यहाँ के नेटिव नहीं है, वो चीज बाहर से इंपोर्टेड है। ठीक है, तो ये है द फ्यूजन ऑफ द culinary traditions फ्रॉम द रोमन एम्पायर, टर्की, ग्रीस, टर्की को तुर्की कर लेना नया नाम है उसका, है ना। ग्रीस प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग फूड प्रैक्टिसेस इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो ऐसी ढेर सारी चीजें क्या है परिवर्तन में देखने को मिली, जिसमें हमारी culinary प्रैक्टिसेस क्या हो गई, मिक्स हो गई, किसके साथ, रोमन एम्पायर, टर्की, ग्रीस आदि आदि के साथ मिक्सचर होगा। ठीक है,
इसके बाद आता है डाइवर्सिटी इन इंग्रेडिएंट्स। क्या आया? तो ग्रीक क्यूजिन इज रिच इन फ्रूट्स, चीज, नट्स, ग्रेन्स एंड ऑयल्स, है ना। तो भाई फल, पनीर, नट्स, अनाज, तेलों आदि में ग्रीक क्यूजिन क्या रहा? समृद्ध रहा। अब वो सब चीजें यहाँ पर हमारे यहाँ पर देखने को मिलने लग गई, ठीक है। इसके अलावा एग प्लांट, है ना, बैगन हो गया, तुरई हो गया, जैसी सब्जियां भी हमारे भारतीय यहाँ पे सिस्टम में आ गई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर डेयरी बेस्ड डिशेस को भी बढ़ावा मिला। जैसे उदाहरण के लिए वन ऑफ द यूनिक कनेक्शंस बिटवीन ग्रीक एंड इंडियन क्विजिन कैन बी सीन इन द पैन फ्राइड कल्हाड़ी चीज, है ना। क्या होता है? एक कढ़ाई पनीर होता है, कढ़ाई चीज होता है। इसके अलावा क्या होता है? केसरी पनीर या केसरी चीज होता है ना। तो ये दो चीजें जो भारत में पहले कभी नहीं पाई जाती थी, वो भी यहाँ पे क्या कर दी गई? इंट्रोड्यूस कर दी गई। अगेन भारत में चीज होता था, प्रचलन में था, लेकिन उसको इस तरह से कुलिनरी प्रैक्टिस में प्रयोग करके पकाया जाएगा, ये भारत में प्रचलन में नहीं था, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। यह दर्शाता है कि प्राचीन ग्रीक डेयरी प्रसंस्करण तकनीक में भारतीय खाद्य संस्कृति को क्या किया? प्रभावित किया। तो वहां की जो डेयरी संस्कृति थी, वहां की जो डेयरी कल्चर था, वो हमसे ज्यादा समृद्ध था। और उस समृद्ध डेयरी कल्चर ने हमारे यहाँ पे क्या छोड़ा? अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा, जिसका प्रभाव कढ़ाई पनीर आदि के रूप में देखने को मिला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है पर्शियन इन्फ्लुएंस, है ना। पर्शियन इन्फ्लुएंस का मतलब आज का ईरान, पर्शिया मतलब आज का ईरान। वहां से कौन आया? तो सल्तनत पीरियड के लोग आए। वहां से कौन आया? तो मुगल लोग आ गए। अब उनका क्या इंपैक्ट आया इसमें? तो इसमें सबसे पहला जो इंपैक्ट आता है वो आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द मुगलाई क्यूजिन। भाई मुगलाई व्यंजन आ गए, एक अलग कैटेगरी बन गई। एक क्या बन गई? अलग कैटेगरी बन गई। तो द माइग्रेशन ऑफ द मुस्लिम्स फ्रॉम द वेस्टर्न एशिया ब्रॉट विद देम अ रिच culinary ट्रेडिशन नोन एज मुगलाई क्यूजिन, ठीक है। क्या आ गया? मुगलाई क्यूजिन आ गया। इसके अलावा मुगल्स इन्वेडेड इंडिया in the 12th century and conquered a significant portion of the country leading to profound culinary exchanges। तो मुगलों ने जब यहाँ पर हमला कर दिया, यहाँ पे आकर के आधिपत्य कर लिया, कब्जा कर लिया, रहने लग गए, शासन करने लग गए, तो इनके आने के बाद जो पर्शियन क्यूजिन था उसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया, उसको यहाँ पे लाया गया, और उस पर्शियन क्यूजिन और इंडियन क्यूजिन का क्या हुआ? मिक्सचर तैयार हुआ, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ अवधी क्यूजिन। अब अवध के क्षेत्र में जाएंगे आप, उत्तर प्रदेश में अवध के क्षेत्र में जाएंगे तो पूरा का पूरा जो अवधी क्यूजिन है ना, इसके अलावा अवधी क्यूजिन के अलावा जो लखनऊ वाला हिस्सा है उसमें एक नवाबी क्यूजिन चलता है। क्या चलता है? नवाबी क्यूजिन। ये पूरा का पूरा जो इस पे इन्फ्लुएंस है, अवधी क्यूजिन, नवाबी क्यूजिन पे जो पूरा इन्फ्लुएंस है, मुगलाई क्यूजिन का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। लखनऊ कैन बी अवधी क्यूजिन लखनऊ कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मुगल इन्वेजन ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द रेन ऑफ द नवाब असफउद्दौला, है ना। तो वापस से इस चीज को समझो कि अवधी क्यूजिन का संबंध मुगलाई क्यूजिन से है, मुगलाई क्यूजिन का संबंध पर्शियन क्यूजिन से है, जिसको आज की तारीख में हम ईरान के रूप में जानते हैं, ठीक है। और मुगलों के द्वारा इसको यहाँ पे क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, यहाँ तक की बात। इसके बाद आता है इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन टेक्निक्स। कुछ और चीजें आई यहाँ पर। बोले साहब क्या आया? तो अकॉर्डिंग टू द फूड हिस्टोरियन सोहेल हाशमी के अनुसार, सोहेल हाशमी कहते हैं कि इंडियाज culinary traditions have continuously evolved through the culture exchange। भाई अरबों के साथ हमारा कल्चर एक्सचेंज हुआ, पर्शियंस के साथ हुआ, सेंट्रल एशियंस के साथ हुआ, तुर्क्स के साथ हुआ, और जितनी भी ट्राइब सेंट्रल एशिया से आई सब के साथ हमारा कल्चर एक्सचेंज हुआ। उनने हमको कुछ दिया, हमने उनको कुछ दिया, इसके अलावा उनने हमारा खून पिया, बस हो गया, है ना। अब ये जो कल्चर एक्सचेंज हुआ उसमें एक आ जाता शुगर रिफाइनमेंट आ जाता है कि द अरब्स इंट्रोड्यूस द शुगर केन फ्रॉम इंडिया टू इजिप्ट, ठीक है। मतलब भारत में जो शुगर बनाने की प्रक्रिया चल रही थी उसको उन्होंने यहां से सीख करके कहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया? मिस्र में, इजिप्ट में, है ना। वेयर इजिप्शियंस डेवलप्ड क्रिस्टल शुगर मिस्री विच लेटर रिटर्न टू इंडिया, ठीक है। समझो कि तुम्हारे पास ये वैसी तकनीक हुई, तुम्हारे पास क्या है? वो है ओर है ना, और उस ओर को तुम जापान भेजते हो और जापान बदले में तुमको स्टील बना करके भेज देता है। वही चीज है ये कि भाई तुम्हारे पास क्या था? शक्कर बनाने की तकनीक थी, रिफाइनमेंट की तकनीक थी, शुगर केन को रिफाइन करने की तकनीक तुम्हारे पास थी। इस तकनीक को पर्शियंस ने सीखा, इजिप्ट लेकर के गए, और उस तकनीक का प्रयोग करके उन्होंने क्या बनाए? शुगर के क्रिस्टल्स बनाए। और वो शुगर के क्रिस्टल्स तुम्हारी आज की तारीख में क्या बन गए? शक्कर बन गए, मिश्री बन गया। तो
एक तकनीक हमारी बाहर गई और उस तकनीक का बना हुआ प्रोडक्ट हमारे अंदर आ गया वापस। ठीक है, ये चीज आ गई। इसके अलावा तंदूर, तंदूर का सिस्टम भारत में नहीं होता था, है ना, मतलब तंदूर की रोटी खाते हो ना तुम, तंदूर की रोटी और अलग अलग जो चीजें पकाई जाती तंदूर में, वो तंदूर की टेक्निक भारत की नहीं है, बाहर से आई है, पर्शियंस लेकर के आए। तंदूर कुकिंग टेक्निक वाज प्रमोटेड बाय सेंट्रल एशिया व्हाइल लेवनेट ब्रॉड, है ना, खमीरी रोटी was introduced by the Persians। तो खमीरी रोटी मेरे ख्याल से कभी सुना हो, देखा हो तो, यदि दिखाना चाहूं तो मैं, है ना, ये होती है खमीरी रोटी, खमीरी रोटी या खमीर की रोटी, है ना। तो इस प्रकार का आज की तारीख में इस खमीरी रोटी को आप कह सकते हैं, ये नान वगैरह जो बनता है मार्केट में आता है, नान जिसको कहते हो, है ना, उसके जैसी चीज है। खैर, तो ये जो खमीरी रोटी का प्रचलन है और जो तंदूर बनाने का प्रचलन है, ये पर्सिया से भारत में आया, पहले भारत में नहीं होता था। इसके अलावा स्लो कुकिंग एंड रोस्टिंग, हमने पीछे पढ़ा कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने रोस्टिंग की टेक्निक को आयरन पेन के माध्यम से प्रमोट किया, लेकिन वो रोस्टिंग की टेक्निक हमारे पास पहले से भी चली आ रही थी, जो पर्शियंस के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी यहाँ पे, है ना। While the technique of roasting and slow cooking in stages originated from the Indian culinary traditions, the Mughals refined and popularized them। तो हमारी जो रोस्टिंग की तकनीक थी, हमारी जो स्लो कुकिंग का मेथड था, उसको और क्या किया गया, मुगलों के द्वारा, पर्शियंस के द्वारा रिफाइन किया गया और पॉपुलराइज किया गया ना, उसको क्या किया गया, फेमस किया गया। तो ये भी चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सोटिक स्पाइसेस एंड इंग्रेडिएंट्स। कुछ स्पाइसेस, कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ कॉन्डिमेंट्स, है ना, सुगंधित पदार्थों को यहाँ पे क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे कि उदाहरण के लिए स्पाइसेस में कार्डामम हो गया, है ना, इलायची। इसके अलावा मेस, नटमेग, नट्स और ड्राई फ्रूट्स में आलमंड्स, है ना, रेजिन्स आदि हो गए, मिल्क, क्रीम, घी हो गए, ये सब यहाँ पे क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे इन चीजों को क्या किया गया, रिफाइन किया गया और आगे बढ़ाया गया। ठीक है, इसके अलावा बिरयानी, पुलाव, मलाईदार ग्रेवी, ये जो एक रिच ग्रेवी बनाने का, रिच ग्रेवी का मतलब होता है गाढ़ी ग्रेवी बनाने का जो सिद्धांत है ना, हमारे देश में नहीं चलता था, ये बाहर से क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया। उनकी क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको समझो कि भाई वो जब यहाँ पे आएंगे तो उनको अपने खान पान में परिवर्तन नहीं करना है, वैसा का वैसा ही खाना चाहिए। तो भाई इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपनी वाली तकनीक को यहाँ पे लागू कर दो, अपनी वाली तकनीक यहाँ लागू कर दो, वैसा का वैसा खाना मिलने लग जाएगा। वो उन्हें कर दिया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ मीट बेस्ड डिशेस आ गई, जैसे कबाब, हमारे यहाँ पे पहले नहीं था, है ना। वैरायटी ऑफ ग्रिल एंड स्क्यूर्ड मीट्स, मतलब ये एग्जैक्टली क्या है, ग्रिल करके और सीख पर पकाए गए क्या होते हैं, मांसाहारी व्यंजन होते हैं, कबाब बनता है ना। ठीक है, मटन कबाब वगैरह, चिकन कबाब, जो भी देख लेना अपने हिसाब से, जानता नहीं हूं मैं ज्यादा इनके बारे में, अनुभव नहीं किया कभी, है ना। इसके अलावा पुलाव और बिरयानी हो गया, तंदूरी व्यंजन हो गया, क्योंकि तंदूरी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पर्शियंस से, तो भाई अब तंदूरी व्यंजन बनेगी। जैसे हमने खमीरी रोटी पढ़ी है ना, तो ये इस प्रकार की चीजें यहाँ पे चलने लग गई, इतनी चीजें यहाँ पे देखने को मिलने लग गई। ठीक है, इसके बाद आता है चाइनीज और मंगोलियन सिस्टम। वापस से कि भाई मंगोलियंस ने क्या दिया हमको, चाइनीज ने क्या दिया। मंगोलियंस की पहले बात करते हैं। इन मंगोलियंस का जो भी कुछ दिया हुआ है, उसका प्रभाव सर्वाधिक कहां पे आया, ईस्ट इंडिया में आया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया, है ना। कहां पर, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया, जिसमें प्राइमरली मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर है। तो यहाँ पर जो भी कुलिनरी प्रैक्टिस चलती हैं, वो सब कुछ दरअसल कहां से प्रभावित है, मंगोलिया से प्रभावित है। जैसे उदाहरण के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ दी हॉट पॉट्स एंड स्ट्यूज, है ना, कि भाई मंगोल्स ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लो कुक्ड ब्रॉथ्स, है ना, ब्रॉथ्स एंड डम्पलिंग्स व्हिच बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोकल क्यूजिन। तो हॉट पॉट और स्ट्यू का जो इंट्रोडक्शन है, वो मंगोलियंस के द्वारा मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड वाले रीजन में किया गया, जिसमें सोरवे और पकौड़ों को बनाए जाने की, डम्पलिंग्स एक्चुअली क्या होते हैं, पकौड़े होते हैं, तो है ना, तो उनको बनाए जाने की विधि यहाँ पे देखने को मिलती है। यदि आप किसको, डम्पलिंग्स को देखना चाहें, है ना, आपके यहाँ पे ही जैसे वो भी चलता है डम्पलिंग्स, है ना, ये होते हैं डम्पलिंग्स। भाई कभी देखा होगा चाइनीज में। अब आज की तारीख में तुम ऐसी चीज किसके रूप में देखे होगे, मेरे ख्याल से मोमोज के रूप में देखा होगा। किसके रूप में, मोमोज के, है ना, जैसे ये रखा भी हुआ मोमोज के आकार का ये वाला, है ना। तो ये चीज क्या है, ये वाला, ठीक है। तो ये डम्पलिंग्स कहलाता है। ये सब कहां से इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पर मंगोल से इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इसके बाद आता है मीट एंड डेयरी बेस्ड डिशेस, व्हिच व्हाइल राइस इज स्टेपल इन ईस्टर्न इंडिया, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स होल्ड प्रोमिनेंस इन मंगोलियन क्यूजिन इन्फ्लुएंसिंग रीजनल फूड हैबिट्स। ठीक है, इसके बाद आता है कुकिंग टेक्निक्स की, स्टीमिंग एंड फ्राइंग
की फीचर्स ऑफ द मंगोलियन कुकिंग बिकेम वाइडली अडॉप्टेड इन द ईस्ट इंडियन कुकिंग। ठीक है, तो स्टीम करके बनाना, भाप दे करके बनाना। भाई आप जाएंगे तो मोमोज का जो प्रचलन है वो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है, और मोमोज में जो प्रचलन नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है, वो मोमोज बनते रहते हैं स्टीम की प्रोसेस से बनाए जाते हैं ना। कैसे बनाए जाते हैं? स्टीम कुकिंग के माध्यम से बनाया जाता है। तो ये बड़ा कॉमन है उस क्षेत्र में। इसके अलावा यूज ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड शुगर, कि मंगोलियंस इन्फ्लुएंस आल्सो एक्सटेंडेड टू यूज ऑफ द मस्टर्ड ऑयल। आज की तारीख में मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग बंद हो गया है घरों में, किचन में, लेकिन हमारे जैसे हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में बात करें तो मस्टर्ड ऑयल से ही पूरा खाना बनता है। आज भी उसी तरीके से बन रहा है, और ये आज नहीं चालू हुआ है, हजारों साल से चलता आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे पाम ऑयल आ गया, थोड़ा सस्ता वाला ऑयल आ गया, तो सोयाबीन का रिफाइंड ऑयल आ गया है ना, तो फिर मस्टर्ड ऑयल क्या हो गया, अपना सिग्निफिकेंस खो दिया। तो ये भी चीज यहाँ पे देखने को क्या है, मिलती है। ठीक, इसके बाद आता है चाइनीज इन्फ्लुएंस। बोले चाइनीज इन्फ्लुएंस क्या रहा? तो चाइनाज इंपैक्ट ऑन इंडियन गैस्ट्रोनॉमी इज पर्टिकुलरली विजिबल इन स्टर फ्राई टेक्निक्स, है ना। तो भाई स्टर फ्राई तकनीक के माध्यम से इंडो चाइनीज प्रैक्टिस को हम यहाँ पे देख सकते हैं फूड उसमें सिस्टम में हमारे, है ना। अकॉर्डिंग टू द फूड ब्लॉगर इंद्रजीत लाहिड़ी के अनुसार, इंद्रजीत लाहिड़ी इसमें कहते हैं कि बंगालियों के लिए चीनी भोजन लगभग एक धर्म बन चुका है। भाई जो बंगाली लोग हैं, खास करके वेस्ट बंगाल के रहने वाले बंगाली लोग बांग्लादेश में भी रहते हैं, ठीक है, इसलिए वेस्ट बंगाल बोला, है ना। तो बंगाली लोग जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, उनके लिए चाइनीज जो क्यूजीन है, भोजन है, व्यंजन है, वो बड़ा अपना जैसा फील करवाता है उनको। बड़ी आसानी से उसको क्या कर चुके हैं, वो स्वीकार कर चुके हैं। बिरयानी के बाद चाउमीन हो गया, है ना, चिली चिकन हो गया, ऐसी ढेर सारी डिशेस हैं आज की तारीख में जो चाइनीज ओरिजिन के हैं, और आज की तारीख में वो सिर्फ ना कि बंगाल, पूरे देश में क्या प्रचलन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आता है। इसके अलावा कुछ अन्य पहलू जो इसमें प्रभाव डालते हैं, उसमें क्या है, स्टर फ्राई तकनीक, जिसमें तेज आंच पर जल्दी पकाने की तकनीक। कभी देखा है आपने, है ना, इसको इस मेथड को यदि कहें स्टर फ्राई को, वो डालते हैं और आग उठती है, कभी देखा हो आपने, है ना, स्टर फ्राइड ये होता है। ठीक है, अब जैसे ये जो चीज रहती है, इसमें क्या किया जाता है, विनेगर वगैरह डाला जाता है, और कुछ सूप्स वगैरह डाले जाते हैं, उससे आग उठती है ढेर सारी। इसको स्टर फ्राई मेथड के नाम से क्या है, पुकारा जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो ये मेथड हमारे यहाँ का नहीं है, ये फास्ट मेथड होता है, कुकिंग का सबसे फास्टेस्ट मेथड यही है, और ये मेथड हमारे यहाँ प्रचलन में नहीं था। ठीक है, इसके अलावा आता है चाउमीन और चिली चिकन, वो भी हमारे यहाँ पे नहीं था, वो चाइनीज इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पे क्या हो गया, प्रचलन में आ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द रिफाइंड शुगर एंड चाइनीज सेटलमेंट बंगाल। ये रिफाइंड शुगर का इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, है ना। भाई चाइनीज हमारे यहाँ पे रिफाइंड शुगर लेकर के आ गए, उसी रिफाइंड शुगर को पर्शियंस मिस्र लेकर के चले गए, और उसी रिफाइंड शुगर से शक्कर बना करके, मिश्री बना करके मिस्र कहाँ पे लेकर के आ गए, पर्शियंस कहाँ लेकर के आ गए, भारत में लेकर के आ गए। तो पूरी एक प्रोसेस है, चाइना से चीज चली, इंडिया आई, इंडिया से चली मिस्र, और मिस्र से वापस यहाँ पे शक्कर बन के, मिश्री बन के आ गई। ठीक है, तो चीनी क्या है, रिफाइंड शुगर होता है, व्हाइट शुगर होता है, तो वो चीज है। इसके अलावा जैगरी या गुड़ का भी यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है, और ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला इसी में एक आता है, वो है डच का इन्फ्लुएंस क्या रहा, है ना। डच पीपल ने क्या इन्फ्लुएंस छोड़ा यहाँ पर। तो डच प्रेजेंस का पहले समझ लो कि ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशिएटेड सेटलमेंट्स इन पौंडीचेरी प्राइमरली फॉर स्पाइस ट्रेड, कि भाई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआती चरण में पौंडीचेरी और आसपास के क्षेत्रों में मसाले का व्यापार करने के लिए अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाया था, सेटलमेंट बनाया था, कंपनी फैक्ट्री बनाई थी। आगे चल करके बिफोर द फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट, है ना, वहां पर डच का क्या होता था, डोमिनेंस होता था। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉस के बाद क्या हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाता है, डचों का जो सिस्टम है वो पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन उसके पहले तक तो चल रहे थे ना, वो वही उस चीज पे कंट्रोल रखे हुए थे। कहां पर, माहे यमन और कराईकल में, है ना। माहे यमन और कराईकल जो कि आज की तारीख में तीनों किसका हिस्सा है, पौंडीचेरी का हिस्सा है। अब ये जो डच लोग थे, इन्होंने भी क्या किया, अपनी अपनी चीजें वहां पे इंट्रोड्यूस करी। ऐसे ही एक छोटा सा आता है इसमें, वो है इंडोनेशियंस। भाई इंडोनेशियंस की भी यहाँ पे बहुत कुछ लेकर के आ गए, जिसमें सबसे प्रमुख क्या है, नटमेग, क्लव्स और सिनेमन, है ना। नटमेग हो गया, क्लोव्स या लौंग हो गया, और सिनेमन हो गया ना, जायफल, लौंग और दालचीनी। तो ये भी चीज हमारे यहाँ पे प्रचलन में आ गई। आज की तारीख में मोटा मोटा तौर पर बात करें, जैसे आपके घर में जो किचन में तेल रखा होगा, पाम ऑयल होगा, वो क्या होगा, पाम ऑयल। अब भारत क्या करता है, पाम ऑयल ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करता है। भारत का पास उत्पादन नहीं होता है पाम ट्रीज का, है ना, तो पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। लेकिन वो पाम ऑयल हो कहाँ रहा है, पाम ऑयल होता है मलेशिया में, इंडोनेशिया में,
यही तो हो रहा है ना भाई। तो वो तुम इंपोर्ट कर रहे हो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट आज तक नहीं चालू हुआ। हम क्लोव्स का, नटमेग का, जायफल का, एग्जैक्टली है ना, सिनेमन का, दालचीनी का बहुत पहले से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज चलती है। तो इंडोनेशियंस ये लेकर के आए। ठीक है, अब इंडोनेशियंस को हमने यहाँ बीच में क्यों पढ़ लिया कि भाई जो डच लोग थे उनका जो कॉलोनी था वो कहां पर था, इंडोनेशिया में था। डचों का एक कॉलोनी कहां पर था, इंडोनेशिया में था। चूंकि डचों का कॉलोनी इंडोनेशिया में है, तो डच इंडोनेशिया में जो कुछ पा रहे होंगे उसको भी लेकर के कहां पे आएंगे, भारत में लेकर के आएंगे। इस तरीके से वो क्या होने लग गया, इन्फ्लुएंस होने लग गया, भारत में उसका प्रभाव निकल करके आने लग गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ये पूरा का पूरा क्या था, एक वो था, इन्फ्लुएंस था किसका, फॉरेन कंट्रीज का, किसमें, इंडियन क्विजीन में, अलग अलग जो खाद्य पदार्थ, भोजन आदि आदि हैं, उनमें एक अलग प्रकार का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, और आज की अपनी क्लास थी, जिस क्लास में आज हमने इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन क्विजीन देखा, भारतीय खाद्यान्न पर विदेशी खान पान पर विदेशी प्रभाव क्या पड़ता है उसको देखा। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। आप में से जो लोग यहाँ तक पहुंचे हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में और प्रिजर्वेशन की हिस्ट्री पे बात करेंगे, फूड प्रिजर्वेशन की जो हिस्ट्री है उस पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए इस क्लास को यहाँ पे अभी खत्म करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।